देखिए आज हम गणित का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, मान लीजिए यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो ये जो रेखा आप देख रहे हैं BC, ये मान लीजिए कोई मीनार है, ऊंचाई पर किसी चीज को देखता है। मैं नीचे से यहाँ खड़े होकर के, ठीक है, ऊंचाई पर किसी चीज को देखूं तो ये देखिए मैं मान लो यहाँ पर खड़ा हूं A पर, और ऊंचाई पर कोई खंभा है, मीनार है या कोई, अगर मुझे ऊंचा देखना है तो मैं अपनी नजरों को ऐसे उठा के देखूंगा, ये देखूंगा ना नीचे से। तो मैं ये जो रेखा खींचा हूं ये है क्षैतिज रेखा। मान लो धरती पर ये क्षैतिज रेखा है, हम खड़े हैं और हम कोई चीज ऊपर मीनार या खंभा अगर देख रहे हैं तो अपनी निगाहों को ऊपर उठाएंगे। तो जब नीचे खड़े होकर के ऊपर की कोई वस्तु को देखा जाता है तो वहां पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर से मतलब है उन्नयन। तो उन्नयन कोण तब बनता है जब धरती पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के धरती से ऊपर किसी वस्तु को देखता है। जैसे अवनमन कोण कब बनता है, मान लीजिए आप किसी छत पर खड़े हैं या मान लीजिए किसी भी ऊंचाई पर आप खड़े हैं, कहीं भी ऊंचाई पर खड़े हैं, ऊंचाई पर खड़े होकर धरती पर किसी वस्तु को आप देख रहे हैं तो आपकी निगाहें जो है नीचे जाएगी। मान लो इस तरीके से आप ऊपर खड़े हुए हैं, ये क्षैतिज है वहां से और आप नीचे देख रहे हैं तो नजरें नीचे जा रही हैं। तो ये देखो ये क्षैतिज रेखा है, ऐसे खड़े हैं, ये मेरे आंखों के सामने से जाने वाली रेखा है। अब मुझे नीचे देखना है तो मुझे नजरें नीचे करनी पड़ेंगी। तो ये रेखा ये दृष्टि रेखा कहलाती है। ये जो नीचे खींचा हूं रेखा ये क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। मतलब जिस दिशा में हम देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर से खड़े होकर के नीचे की वस्तु को देख रहा हूं तो दृष्टि रेखा, वो रेखा जिस दिशा में मैं देख रहा हूं वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा, वो नीचे जाएगी। तो यहां पर जो कोण बनेगा इसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। अवनमन का मतलब यहां पर है नीचे, हमारी जो निगाहें हैं वो नीचे झुकेंगी। ऊपर खड़े होकर के अगर धरती पर किसी वस्तु को देखेंगे तो उस समय क्या बनेगा, अवनमन कोण। ये जो उन्नयन कोण होता है और जो अवनमन कोण होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। ऐसा क्यों होता है, देखो समांतर रेखाओं का गुण है, ये देखिए ये AB और यहां से जाने वाली ये रेखा, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर होती हैं। और जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये एक तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। और जब दो समांतर रेखाएं मान लो इस तरीके से हैं, उसको एक तिर्यक रेखा ऐसे कट करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है और इन दोनों कोणों को कहते हैं एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना। तो ये दोनों भी समांतर रेखाएं ही होती हैं। ये भी क्षैतिज पर है, इस तरह से जा रही है, और ये भी है, दोनों समांतर है। ये तिर्यक रेखा, ये दोनों कोण एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होते। तो आप लोगों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आया, सबको आया समझ में, कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। आप धरती पर खड़े होकर के किसी ऊंची चीज को देखिए तो वहां पर जो एंगल बनेगा क्षैतिज के साथ और हमारी दृष्टि रेखा के साथ, वो कोण क्या होगा, उन्नयन। ऊंचाई पर खड़े होकर के धरती पर किसी चीज को देखिए, किसी वस्तु को देखिए तो वहां से क्षैतिज के साथ और नीचे झुकी हुई दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। बस इतनी सी जानकारी इसमें आप लोगों को देनी थी। इसके बाद सीधा हम सवाल करेंगे, सवाल आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी जो इसमें आगे फार्मूले लगेंगे, फार्मूला यहाँ कोई नया फार्मूला नहीं है, जो पीछे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, वही इस्तेमाल होंगे, उससे ज्यादा कोई फार्मूला यहाँ नहीं लगने वाला है। तो पहला उदाहरण देखेंगे एनसीईआरटी का। अच्छा, उससे पहले हम ये तीनों फार्मूले एक बार यहां पर लिख दे रहे हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, याद है ना सबको, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये तीनों फार्मूले याद रखिए। बाकी इसके अलावा जो दूसरा है वो क्या होता है, वो तो इसका व्युत्क्रम है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है,
तो कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। टेन बराबर लंब बटे आधार, और इसका उल्टा पार्ट होता है। अच्छा, इतनी बात हो गई। इसके बाद में हमने कुछ आप लोगों को मान भी बताए थे, जैसे साइन 30 डिग्री के, साइन 45 डिग्री के, तो ये मान भी याद होने चाहिए। अब जैसे जैसे जहां जरूरत पड़ेगा वैसे आप लोगों को बताते चलेंगे, ठीक है। पहला सवाल इसमें उदाहरण नंबर 1 जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, अच्छा सुनिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि धरती पर एक मीनार बना लीजिए। मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है ए बी, जो धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अच्छा, यहां पर धरती है, ये धरती है, और धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधा, ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधा। तो धरती, ये धरती है, इस धरती पर सीधा एक मीनार इस तरीके से खड़ी है। अब यहां मीनार, घर, पहाड़ी जो भी कहा जाएगा वो एक रेखा से ही दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी क्या है, मीनार है, और ये नीचे क्या है, धरती है। धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसका मतलब धरती से ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये मीनार का पाद बिंदु कहलाता है। आखिरी बिंदु जहां धरती पर वो टच कर रहा है उसको क्या कहते हैं, मीनार का पाद बिंदु। और यहां से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। मान लो यहां पर कोई एक बिंदु सी है, कितनी दूरी पर, 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो यहां पर कह रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब यहां से देखा जा रहा है, नीचे से देखा जा रहा है मीनार का शिखर। तो यहां से जब हम देखेंगे तो ये उन्नयन कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। अब देखिए मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल में यह कहा जा रहा है हमसे, एक बार फिर से सुन लीजिए, कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी है, और मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर धरती पर कोई बिंदु है, उसको हमने सी मान लिया है। यहां से मीनार के शिखर को देखने पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको मीनार ए बी जो हमने माना है उसकी ऊंचाई बतानी है। मीनार की ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, ठीक है, मान सकते हैं एच, कुछ भी मान सकते हैं। एच मतलब हाइट होता है, तो एच मानिए। नहीं मानेंगे तो ए बी लेके चलेंगे तब भी निकल आएगा। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच। अच्छा, मीटर में आपको ये दूरी दी गई है तो मीटर में ही लिया जाएगा। और बीसी आपको दिया है कितना, 15 मीटर। और ये कोण आपको दिया गया है, कोण को थीटा लिख सकते हैं आप। कितना लिख सकते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा कोण को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी कोण आपको दिया रहेगा वो थीटा बराबर आप लिखिए। अब सुनिए, आपको इस समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री का कोण है तो समकोण है। आपको इस समकोण त्रिभुज में आधार दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहां पर कौन सा कोण ले रहे हैं, कोण सी, क्योंकि ये कोण दिया है ना। तो बताइए लंब कौन होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये भुजा आधार। तो यहां आपको आधार दिया है और लंब पूछा जा रहा है। आधार दिया है और लंब पूछा जा रहा है। तो आधार और लंब में संबंध कहां से मिलता है, इन तीनों में देखिए tan से मिलता है ना, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये आपको सवाल के हिसाब से चुनना होगा कि क्या लगाना है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लेना है। जैसे यहां पर मुझे आधार और कर्ण में संबंध अगर चाहिए तो मैं क्या लूंगा, आधार और कर्ण में संबंध पास है ना। यहां बात समझ में आई सबको, आधार मुझे दिया है, कर्ण मुझे, सॉरी, लंब मुझे निकालना है। तो आधार और लंब में जो संबंध है वो क्या है, आधार बटे लंब बटे आधार बराबर tan होता है। तो मैं यहां लिखूंगा त्रिभुज
ए बी सी में टेन थीटा बराबर, इसको अगर मैं थीटा मानूं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, चलो यहां ए बी लंब है और बी सी आधार है। इतनी बात सबको समझ में आई। थीटा आपको कितना दिया गया है, 60 लिख दीजिए। ए बी एच है, बी सी 15 है। टेन 60 का मान बताओ, √3, ठीक है। तो टेन 60 का मान √3 एच बटा 15, इसके बटे में 1 लिख लीजिए और इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 15√3। ऊंचाई मिल गई आपको, ये तो पूछ रहा था। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। आप √3 का मान लिख सकते हैं, लेकिन यहां रहने दीजिए। मैं दो मान आप लोगों को बता रहा हूं, इसे याद रखिएगा। √2 बराबर होता है 1.414 और √3 बराबर होता है 1.732। ये दोनों मान आपको यहां से याद रखने हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमें, किसी किसी सवाल में आपको रखना पड़ेगा। यहां जरूरत नहीं, आप इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 जो है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये एक खंभा है एडी, ठीक है ना, और इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचाई वाले खंभे पर एक खराबी आ गई है, जिसको सही करना है। अब उसको सही करने के लिए जो बिजली मिस्त्री है वो खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे किसी बिंदु पर पहुंचना चाहता है। खंभे के शिखर से, ये शिखर है, शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। तो यहां से लेकर के यहां मान लो बिंदु बी पर वो पहुंचना चाह रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 1.3 मीटर। सवाल में कह रहा है काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वो पहुंचना चाहती है। खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये देखिए। यहां तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ी है, यहां से सीढ़ी का ये आखिरी सिरा है और ये ऊपरी सिरा है। तो ये सीढ़ी ऐसे तो लगाई जाती है, अगर किसी खंभे पर आपको चढ़ना है तो आप सीढ़ी ऐसे तो लगाएंगे, जैसे ये रेखा है ऐसे लगाएंगे ना। तो ये कह रहा है कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यदि जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जिससे कि वो 60 डिग्री के कोण पर, यहां पर 60 डिग्री झुकाने पर यहां तक पहुंच जाए। तो कुल मिला के हमसे यहां दिया जा रहा है कि यहां जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी है। एक बात और उसके आगे, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ये खंभे का जो पाद बिंदु है वो सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब ये डीसी, इसके बीच की दूरी भी मुझे ज्ञात करनी है, डीसी भी ज्ञात करना है और सीढ़ी की लंबाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है। दो बातें आप लोगों को समझ में आई। यहां पर क्या ज्ञात करना है, एक तो ये सीढ़ी की लंबाई बीसी और दूसरा आपको ज्ञात करना है सीढ़ी का पाद बिंदु और खंभे का पाद बिंदु, इसके बीच की दूरी। आपको दिया क्या गया है, खंभे की लंबाई दी गई है एडी और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। अच्छा ये बताइए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 1.3 मीटर। जब 5 में से 1.3 मीटर निकाल देंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, बीडी। यहां से लेके यहां तक की दूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहां पर मान लेंगे, माना एडी क्या है, खंभा है। एडी क्या है, खंभा है। तो एडी बराबर कितना हो गया,
5 मीटर। और ये ए बी बराबर कितना है? 1.3 मीटर। ये नीचे एक बिंदु था। अब बताइए बी डी कितना होगा? तो बी डी बराबर 5 में से 1.3 घटा दीजिए। तो जब इसे आप घटाएंगे तो ये 5.0 और 1.3, तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3.7 मीटर। ये मिल गया मुझे बीडी की लंबाई। चलिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ये बीडी। सीडी क्या है? बीसी सीढ़ी है, या ऐसे लिख लें सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी की लंबाई बराबर बीसी, और इनके बीच की जो दूरी है खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की जो दूरी है वो डीसी है। ये भी मुझे ज्ञात करना है, तो बीसी भी ज्ञात करना है और डीसी भी ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों ज्ञात कर लेंगे। आप चाहे डीसी और बीसी लेकर के चले तब भी ज्ञात कर लेंगे, चाहे इनके बीच की कोई दूरी आप मान लें, इसे यक्स मान लें, इसे यल मान लें, तब भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब बताओ, अच्छा ये मुझे दिया है कितना? 3.7, बी से लेकर डी तक। मुझे बताना क्या है, ये 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, ये न्यून कोण आपको दिया है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार है। मुझे आधार भी ज्ञात करना है और मुझे कर्ण भी ज्ञात करना है। हमें दिया है लंब, तो पहले कर्ण अगर ज्ञात करना है तो लंब और कर्ण में क्या संबंध है? देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है? टाइन होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में साइन, यहां आप लिखना चाहें तो इसमें आपको थीटा दिया गया है 60 डिग्री, ये भी मेंशन कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बीडी बटा कर्ण कितना है? बीसी। बीडी बटा बीसी। थीटा कितना दिया गया है आपको? 60। तो साइन 60 बराबर बीडी कितना है? 3 ये बीडी निकाला हूं ना, बटा बीसी कितना है? बीसी तो निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा, यहां पर लिख दीजिए √3 बटा, और ये 3.7 बटा बीसी। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो √3 का बीसी के साथ गुणा हो जाएगा, √3 बीसी, और 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 3.7। तो बीसी बराबर, ये 2 से इसका गुणा करिए, तो 2 सते 14, और 2 तिया 6, 1 7, और ये जो √3 है ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब बताओ ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर सही नहीं है। ये जो √3 बटे में आ गया इसको आप बटे से हटाइए, और इसके लिए क्या करना होगा? देखिए बीसी बराबर 7.4 बटा √3, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से गुणा कर दीजिए। इसको कहते हैं हर का परमेकरण करना। ये एक अपरमेय संख्या है, इसको परमेय संख्या बनाना है आपको। इसके लिए जो अंडर में है संख्या बटे में, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो बीसी बराबर 7.4 √3, √3 और √3 का गुणा आपका 3 हो जाएगा, तो यहां 3 लिख दीजिए। जब 3 से आप इसको भाग देंगे 7.4 को, तब भी ये दशमलव, चलो भाग कर सकते हैं आप इसे, 3 दूना 6, बाकी बचा 1, तो कितना हो गया? अच्छा, 3 इससे भाग करने से पहले आप ये कर सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए, या √3 का भी मान आप रख सकते हैं। अभी √3 का आप लोगों को मान बताया था 1.732 होता है, 1. तो इसका मान रखते हैं 1.732 बटा 3। तो बीसी बराबर, ये 7.4 का 1.732 में गुणा करेंगे, यहां कर लेते हैं 1.732 7.4,
4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 से 28, 29 और 4 एकम 2 6, 7 दूना और 7 त्रिक 21, 22 और 7 होते 49 और 2 51 और 7 एकम 7 और 5 12, 8 4 2 6, 9 2 11, 6 1 7 और 1 8 2 0.3 और 1 4 अंक से पहले। तो ये आ गया आपका 12.816 बटा 3। अब 3 से भाग करिए इसे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, बाकी बचा 2, तो कितना हो गया 21, 3 सते, फिर 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, बाकी बचा 2, 3 छक, इस तरीके से आता रहेगा आगे। आपको इतना लंबा नहीं लेके जाना है। BC बराबर आप लिख दीजिए 4.27 मीटर। ये किसकी लंबाई है? सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई आप लोगों को पता चल गई। अब इसके बाद में DC चाहिए। DC क्या है? आधार है, और ये क्या है? लंब है। तो हम फिर से लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में ये आधार है और ये लंब है। आधार और लंब में tan 60 बराबर, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, tan 60 बराबर BD बटा DC। BD बटा tan 60 का मान √3, BD 3.7 और DC तो आपको निकालना ही है। तो √3, देखिए एक बार फिर से ये DC यहां चला आएगा ऊपर, और ये √3 3.7 बटा √ ये नीचे जाएगा। क्या है? त्रिभुज BD, हाँ BDC लिख दीजिए, त्रिभुज BDC। यहां भी त्रिभुज BDC है, सही है। एक बार फिर से इसका परमीकरण करेंगे हम। तो DC बराबर 3.7 गुणे √3 बटा √3 गुणा √3। यहां लिख लेते हैं DC बराबर 3.7 गुणे 1.732 बटा 3, और जब इसका गुणा करेंगे आप तो ये 7.4 से इसमें गुणा किए थे 1.732 से, और इस बार 3.7 से, उसके आधे से गुणा करना है, तो इसका आधा आ जाएगा। जो भी आएगा इसका आधा आएगा। तो कितना होगा? 6.4084 ये आएगा बटा 3। जब इसे आप भाग देंगे तो 2.13 और ये 18 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। छोड़ दीजिए वहां पर। कुल मिला के आप इसे लिख सकते हैं 2.14 मीटर। ये DC आ गया। आंसर लिखेंगे, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितनी है? सीढ़ी 4.27 मीटर तथा DC सीढ़ी के पाद बिंदु और इस खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 2.14 मीटर। ये होगा। देखिए उदाहरण नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई आदमी है देखने वाला। ठीक है, ये मान लीजिए धरती है, ये जो रेखा है क्या है? धरती है, पृथ्वी है। इस पर कोई आदमी खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, और ये चिमनी है यहां B से लेकर के A तक, और इस चिमनी को ये देख रहा है। तो ये जब देख रहा है तो अपनी आंखों से देख रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर हो ये रहा है कि ये आदमी जब खड़ा होगा धरती पर यहां, तो इसकी आंखें यहां होंगी, ये बीच की इसकी लंबाई हो गई। तो इसकी आंखों के सीध में ये जाने वाली जो सीधी रेखा होगी ये हो गई क्षैतिज रेखा, और यहां से अपनी निगाहों को ये ऊपर उठाएगा, देखेगा इसके शिखर को, तो कोण कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो ये रेखा जो है
वो धरती से कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। ठीक है ना। मैं ऐसे खड़ा हूं मान लीजिए, मुझे देखना है, और मेरी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। तो मैं धरती पर खड़ा हूं, 1.5 मीटर मेरी लंबाई है, और मुझे कोई चिमनी देखनी है। तो मैं, ये मेरे निगाहों से सामने जाने वाली ये सीधी रेखा ये है डी। मैं अपनी निगाहों को यहां से उठाऊंगा, कितना एंगल पर? 45 डिग्री पर मुझे उसका शिखर दिखाई देगा। तो ये उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो चिमनी का पाद बिंदु है, यहां से इसकी जो दूरी है प्रेक्षक की, वो कितनी है? 28.5 मीटर दूरी पर है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस चिमनी की लंबाई। अच्छा ये बताइए, अगर यहां से यहां तक की दूरी 28.5 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 28.5। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, 28.5 होगा। यहां से यहां तक की अगर ऊंचाई 1.5 है, तो यहां से यहां तक की वही 1.5। ठीक। अच्छा, अब देखिए, मुझे बताना है चिमनी की लंबाई, लेकिन चिमनी की लंबाई में से ये बीई जो हिस्सा है, इतना हिस्सा तो मुझे पहले से ही पता है। तो मैं क्या ज्ञात करूंगा? मैं ज्ञात करूंगा एई, और एई का जितना मान आएगा उसको, उसमें मैं 1.5 जोड़ दूंगा, तो पूरा मुझे चिमनी की लंबाई पता चल जाएगी। तो मुझे मान निकालना है एई का, जितना आएगा उसमें ये वाला हिस्सा मैं जोड़ के फिर चिमनी की लंबाई बताऊंगा। तो मैं यहां लिखूंगा, माना चिमनी ए बी की लंबाई बराबर कितना है? ए ई प्लस बी। नहीं, ए ई प्लस बी ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, तो ए ई तो यही रहेगा, और इसको लिख देते हैं 1.5, कोई दिक्कत नहीं, ये हो। तो मुझे अगर ए ई पता चल जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा ये। अब देखिए, बाकी ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, चित्र में आप लोगों को दिख रहा है, उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहां से इस्तेमाल कर लूंगा। मैं यहां लिखूंगा, अब त्रिभुज ए डी ई में, यहां यहां हमारा न्यून कोण ये है डी, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। अच्छा, मुझे किसमें रिलेशन चाहिए, संबंध किसमें चाहिए? लंब और आधार में। क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे थीटा। कितना दिया है यहां पर? तो टेन 45 बराबर लंब ए ई और आधार डी। टेन 45 का मान 1, ए ई हमें निकालना है, ऐसे रहने दीजिए। डी का मान, अगर तिरछा गुणा करना है तो बटे में 1 लिख लीजिए, इस तरीके से गुणा कर लीजिए। 1 और ए ई का गुणा क्या होगा? ए ई 28.5 का 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 28.5 मीटर। लो, ए ई का मान पता चल गया। अब चिमनी की लंबाई ए ई प्लस 1.5, ए ई का मान 28.5 प्लस 1.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 28.5 और 1.5 30, 5 5 10, और 8 1 9, 1 हासिल 10, 2 1 हासिल 3, तो ये 30 हो जाएगा। टोटल 30.0 होगा, 30 होगा। कितना आया? 30 मीटर। तो चिमनी की लंबाई आप लोगों को पता चल गई, कितना? 30 मीटर चिमनी की लंबाई है, 30 मीटर। बस इतना ही करना है इसमें, आप लोगों को हो गया, सवाल लग गया। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला उदाहरण होगा। देखिए, उदाहरण नंबर 4 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए, भूमि का एक बिंदु P है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर, ए बी क्या है? एक घर है, एक भवन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। तो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये भवन के शिखर पर, उसके छत पर एक झंडा लगाया गया है। ठीक है। तो ये झंडा की जो डंडे में, जिस डंडे में लगाया गया है, उस डंडे की लंबाई कितनी है? बीडी है।
भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जो झंडा लगा हुआ है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है बिंदु P से देखने पर। ठीक है। ध्वज दंड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ध्वज दंड की लंबाई BD की लंबाई ज्ञात करनी है। ये BD जो है ध्वज दंड है जिसमें झंडा लहराया गया है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। एक तो ये BD जो ध्वज दंड की लंबाई है, मतलब जिस डंडे में झंडा लहराया गया है, ध्वज लहराया गया उसकी लंबाई, और दूसरा बिंदु P से इस भवन की दूरी की कितनी दूरी पर है। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए हमें दिया क्या है। एक तो हमें दिया है भवन की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। दूसरा हमें दिया है ये बिंदु P से देखने पर इसका उन्नयन कोण कितना है भवन के शिखर का, और दूसरा ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं जो दिया गया है AB बराबर ये भवन की ऊंचाई है जो आपको दी गई है। AB बराबर 10 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? ध्वज दंड की लंबाई बराबर ये है BD, ये ज्ञात करना है। और दूसरा बिंदु P से भवन की दूरी क्या है? PA। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अच्छा देखिए ये जो त्रिभुज ABP है, ABP यहां पर कोण कितना है? 30 डिग्री। और इसके सामने जो भुजा है वो है AB, अर्थात ये लंब है। लंब आपको दिया है, आधार निकालना है। निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं ना? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज PAB ऐसे लिख देते हैं। PAB में अच्छा ये है आधार और ये है लंब, और इसमें जो संबंध बताता है वो है tan। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? AB लिख लीजिए, और ये आधार PA। tan 30 का मान 1/√3। AB 10 दिया गया है और PA यही तो निकालना है। गुणा कर लेते हैं तिरछा। PA का गुणा 1 में होगा तो PA ही रहेगा, 10√3 ये हो गया। अच्छा इस सवाल में आपसे कहा गया है कि √3 का जो मान है वो 1.732 आप उपयोग करिए। मतलब यहां पर आप √3 में जवाब नहीं देंगे, उसका मान रखेंगे। तो 10 गुणा 1.732 ये किसका मान है? √3 का मान का मतलब 3 का वर्गमूल है ये। ठीक है ना? ये 3 का वर्गमूल जो होता है दशमलव में 1.732 होता है। 10 से जब गुणा करोगे तो इसमें आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लिख के देखो 10 से गुणा करना है ना, तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा, 17.32 मीटर। ये आ गया PA, अर्थात आपको बिंदु P से भवन की दूरी पता चल गई। ठीक है ना? अतः मैं यहां लिख देता हूं बिंदु P से भवन की दूरी बराबर 17.32 मीटर। ये हो गया। दूसरा आपको क्या बताना है? ध्वज दंड की लंबाई। अब मुझे यह पता चल चुका है आधार, और इतना हिस्सा इसका पता है। तो मुझे जो संबंध लेने हैं फिर से वही आधार और लंब में ही लेना है, लेकिन इस बार त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा? PAD, ये पूरा लिया जाएगा ताकि इसका ये हिस्सा आ जाए इसमें। तो मैं यहां लिखूंगा त्रिभुज PAD में tan, इस बार एंगल कितना लेना है? 45, क्योंकि ये कोण 45 बन रहा है ना। तो मैं यहां लिखूंगा tan 45 बराबर, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है? AD, और आधार क्या है? PA। tan 45 का मान 1। AD को दो भागों में बांटेंगे, एक तो लिखेंगे BD और दूसरा BD + 10। भाई इतना हिस्सा BD हो गया और ये BA है, तो BA का मान तो 10 है ना,
और पीए, पीए भी आपने निकाल लिया है कितना, 17.32। चलिए यहां से आपको निकालना है बीडी, बटे में 1 लिख लीजिए और तिरछा गुणा कर लीजिए। तो बीडी का जो 1 से जब इसमें गुणा होगा तो यही रहेगा बीडी प्लस 10 बराबर 17.32 का गुणा 1 में होगा तो यही होगा 17.32। अब बीडी बराबर 17.32 माइनस 10, तो बीडी बराबर 32 मीटर, ये भी आ गया। अतः कहां पर क्या हुआ ये, तो 10 माइनस नहीं हो गया, 10 माइनस करेंगे तो यही तो आएगा। अतः सही है, चलो ठीक। ध्वजदंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर। चलिए ठीक है, तो ये इस तरीके से खत्म हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।